नमस्कार दोस्तों, आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आज अपना वीडियो लेकर के आपके पास उपस्थित हूँ और मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको समझने में वक्त लगता है। जो फर्स्ट चैप्टर आपको मैंने पढ़ाया था बेटे, उसमें उसका नाम है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, और ये चीज़ें जो आज आप देख रहे हैं ये धीरे धीरे आपको समझ में आएंगे, है ना। तो अब जब आप देखेंगे इन चीज़ों को तो आप जान पाएंगे कि क्वेश्चंस को करने का क्या तरीका है और किन तरीकों से यहाँ पर क्वेश्चन सॉर्ट आउट किए जाते हैं। कुछ बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चंस हमने आपको फर्स्ट चैप्टर ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स के लिए ढूंढे हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशंस के, और उन क्वेश्चंस के आंसर भी देने की कोशिश की है और क्वेश्चंस की नेचर को आप समझने की कोशिश करिएगा। तो अगर बोर्ड एग्जामिनर कितना भी क्वेश्चन को घुमा करके पूछेगा आपको हेल्प मिलेगी। और जो ये आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे बेटा, इसी तरह के क्वेश्चंस आईएएस में, मेंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और किसी भी स्टेट गवर्नमेंट सर्विस में जहां पे आपने हिस्ट्री को एज ए सब्जेक्ट लिया हो। तो मैं भूपेंद्र सिंह आज पहले क्वेश्चन से शुरू करता हूं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव नो प्रॉपर रिस्पॉन्स फॉर द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द हड़प्पन्स, सब्सटैंशिएट। इस क्वेश्चन को पहले मीनिंग समझ लीजिए। उन्होंने एक सेंटेंस को कोट किया है, आर्कियोलॉजिस्ट हैव नो प्रॉपर रिस्पॉन्स। आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग हैं जिन्होंने कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दिया है, जो जमीन से खुदाई करके वस्तुओं के बारे में पता लगाते हैं। स्पेशली ये चैप्टर हड़प्पा सभ्यता को लेकर के है। फॉर द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द हड़प्पन, कि हड़प्पन की कोई सेंट्रल अथॉरिटी या राजा जैसा स्ट्रक्चर था क्या, इसके बारे में वो उनका प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं है। प्रॉपर रिस्पॉन्स का मतलब हुआ दे आर नॉट वेरी क्लियर कि इट वॉज सो और नॉट, कि ऐसा था कि नहीं था। फिर कहते हैं सब्सटैंशिएट, प्रमाण सहित व्याख्या कीजिए, कि मतलब वॉट एवर यू आर गोइंग टू से यू मस्ट हैव ए प्रूफ। तो व्हेन यू विल राइट द आंसर यू विल गो विद सम स्पेसिफिक क्लूज। सो वी विल स्टार्ट द आंसर। देयर आर मेनी क्लूज थ्रू विच वी कैन से दैट देयर वॉज नो प्रॉपर सेंट्रल अथॉरिटी। ये सिंपल लाइन है जो क्वेश्चन के शुरुआत में आप लिख सकते हैं कि बहुत सारे क्लूज हमें मिले हैं। अब हम क्लूज की तरफ बढ़ेंगे। आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स हैव नो डायरेक्ट आंसर, क्योंकि हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट है उसको हम लोग पढ़ नहीं पाए और रिकॉर्ड्स में सिर्फ सामान मिले हैं, तो सामान तो कुछ बोलेंगे नहीं। तो डायरेक्ट आंसर में एग्जैक्ट किसी तरीके की बिल्डिंग ऐसा कुछ नहीं मिला जिसे हम कह सकें कि यहां पर सेंट्रल अथॉरिटी थी या नहीं थी। नंबर 3, सिविलाइजेशन वॉज नॉट वेल अंडरस्टूड। इंडस वैली सिविलाइजेशन को अभी पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है, समझा नहीं जा सका। दैट व्हाट आई वांट टू से, सपोज यू आर सेइंग दैट प्लेस इज हड़प्पा, बट व्हाट द पीपल ऑफ हड़प्पा यूज्ड टू से हड़प्पा। हड़प्पा इज द नेम गिवन बाय अस, इट्स नॉट गिवन बाय हड़प्पन्स। We will be comfortable when we will be capable of studying their script. हड़प्पा का एक्चुअल नाम क्या था, ये जब हम वहां की स्क्रिप्ट पढ़ पाएंगे तभी हमें पता चलेगा। So civilization was not well understood. Next one, it is not clear that religious rituals were accomplished by kings or common or rich people. ये भी क्लियर नहीं है कि जो वहां पर रिलीजियस रिचुअल, धार्मिक जो कृत्य होते थे, they were accomplished by, accomplished माने पूरा करना, by kings or common or rich people. ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि ये जो धार्मिक अनुष्ठान है इनको राजा करेगा, कि पैसे वाले लोग करेंगे, कि गरीब लोग करेंगे। आपने एक ग्रेट बात देखा था तो आपने देखा था कि वो एक नहाने की जगह तो थी और टॉप प्रोफाइल एरिया सिटाडेल में था, लेकिन वहां राजा जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं मिलता है। तो हाउ कैन यू से दैट देयर वाज ए सेंट्रल अथॉरिटी और नॉट। सम आर्कियोलॉजिस्ट से नो रूलर इक्वल स्टेटस। ये तो आपकी बुक में लिखा हुआ है कि बहुत से आर्कियोलॉजिस्ट ये बात कहते हैं कि कोई राजा नहीं था, सभी का स्टेटस बराबर था। Some said several rulers for cities मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा। बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि हर शहर का अपना एक रूलर था, यानी यूनिफाइड सिस्टम यहां पर भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। जैसे मोहनजोदाड़ो का अपना था, उसने अपने हिसाब से मोहनजोदाड़ो को डेवलप किया, हड़प्पा का अपना था, उसने अपने हिसाब से हड़प्पन को डेवलप किया। सो दीज आर द पॉइंट्स यू कैन पुट इन योर आंसर्स फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, एंड दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन आस्क्ड इन अर्लियर ईयर्स इन बोर्ड एग्जाम क्लास 12th. We'll go for next question beta. One of the most distinctive feature of the Harappan cities was the carefully planned drainage system. Elaborate. व्याख्या कीजिए। हड़प्पा का एक बेहतरीन फीचर यह है कि वहां पे जो ड्रेनेज सिस्टम था, जो नाली की व्यवस्था थी, पानी के निकासी की जो व्यवस्था थी, वो केयरफुली प्लान्ड थी। इट वॉज प्लान्ड। जैसे आज जो डेवलप्ड सिटीज है वहां पे क्या होता है, रोड और नाली पहले बना दी जाती है, प्लॉटिंग उसके बाद सेल होती है, फिर उसके हिसाब से लोग मकान बनाते हैं। इट वॉज लाइक दैट। अप्रॉक्स
its time is 3000 BCE, means 5000 years ago there was a planned drainage system. Elaborate means proof कीजिए, आपने जो चैप्टर पढ़ा उससे बताइए कि ये चीज थी. फर्स्ट पॉइंट, यस इट वाज ए ड्रास्टिक एंड एडवांस सिस्टम. हाँ ये सिस्टम था, बहुत ड्रास्टिक था, शानदार था और एडवांस भी था. राइट एंगल ड्रेन्स, सड़क के किनारे नालियां हैं और एक दूसरे को राइट एंगल यानी 90 डिग्री एंगल पर एक दूसरे को काटती हैं, और इसके लिए जिस शब्द का इस्तेमाल आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्ट्री के लोग करते हैं उसे बोलते हैं ग्रिड पैटर्न. ग्रिड आप जानते हैं, जब ग्लोब पर जो लाइंस हैं वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एक दूसरे को काटते हैं तो खाने बनते चले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रिड. स्ट्रीट विद ड्रेन्स बिल्ट फर्स्ट देन हाउसेस. ड्रेन्स के साथ स्ट्रीट बनाई गई, रोड बना दी गई, नालियां बना दी गई, घर उसके बाद बने. डोमेस्टिक वेस्ट वाटर हैड टू फ्लो, जो घर के अंदर का वेस्ट पानी है, कपड़ा धोते समय, नहाते समय, इट हैड टू फ्लो इनटू द ड्रेन्स. वन वॉल ऑफ हाउस अटैच विद द स्ट्रीट, घर की एक दीवार स्ट्रीट के साथ जुड़ी रहती थी. हमने आपको बताया कि हड़प्पा के लोग पॉल्यूशन से बचने के लिए अपने घर का मेन गेट कभी भी रोड की तरफ नहीं रखते थे, बल्कि मेन गेट रोड के जस्ट अपोजिट में एक छोटी सी गली होती थी, उसमें होता था, और मकान का पिछला हिस्सा मेन रोड से जुड़ा हुआ होता था. आज के लोग इस बात को फॉलो नहीं करते, शायद इसीलिए जो आज की जो ये सांस की समस्या आ रही है, दमे की समस्या आ रही है. बड़ा घर बनाया तो मेन गेट रोड की तरफ रखेंगे तो उसका जो स्प्लेंडर फॉर्म है, जो शानदार तरीके से घर बनाया वो लोगों को दिखाई देगा, नाम होगा, ऐसा सोचते हैं. उस समय के लोग हेल्थ कॉन्शियस थे. ठीक है, दिस इज द आंसर. नाउ ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ली हड़प्पन आर्कियोलॉजिस्ट थॉट दैट सर्टेन ऑब्जेक्ट्स which seems unusual and unfamiliar may have had a religious significance. अर्ली हड़प्पा की जब खुदाई हुई तो आर्कियोलॉजिस्ट ने सोचा कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे मिले हैं जो अनयूजुअल है, बिल्कुल हमारी समझ में नहीं आ रहे, अनफेमिलियर है, हमें पता भी नहीं कि एक्चुअली ये चीज क्या है. मे हैव हैड ए रिलीजियस सिग्निफिकेंस, शायद उनका कोई धार्मिक महत्व रहा हो. सब्सटेंशिएट, प्रमाण सहित व्याख्या कीजिए. आज चलते हैं इस आंसर की तरफ. There are many similarities between the present religious system and the हड़प्पन religious system. आज का जो धार्मिक सिस्टम है हमारा और जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का है, इसमें काफी सिमिलैरिटीज हैं, इक्वलिटी है. जैसे मदर गॉडेस की स्टैचू मिली है, वहां पर बहुत सारी मिली है, मिट्टी की बनी हुई है, ब्रॉन्ज की बनी हुई मिली है मदर गॉडेस, जिसकी नाभि से, नेवल से एक प्लांट दिख रहा है. तो अब लोग समझ नहीं पाए क्योंकि आज किसी भी इस तरह की देवी नहीं है, दैट इज अनफेमिलियर. तो आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या सजेस्ट किया कि हो सकता है ये फर्टिलिटी की देवी हो, जो चारों तरफ वो हरियाली रहती है, खेती की प्रोडक्शन होते हैं, तो दैट इज मदर गॉडेस. क्या बोला गया? मदर गॉडेस. देन ग्रेट बाथ एंड फायर ऑल्टर्स. ग्रेट बाथ कहां पे मिला? कालीबंगन में भी है, लोथल में भी है, मोहनजोदाड़ो में भी है. फायर ऑल्टर्स, यज्ञ वेदियां. क्या हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग यज्ञ करते थे जैसे कि आर्य करते थे उनके 1000 साल 2000 साल के बाद में? तो दैट इज कंफ्यूजिंग. बट हाउ कैन वी गेट टू नो? We get to know when we will find these kind of great bath and fire altars are found today in 2020. We connect them. हिस्ट्री को हम आज की वस्तुओं के हिसाब से पढ़ते हैं, उस समय उनको क्या बोलते थे ये तो स्क्रिप्ट के बाद ही पता चलेगा. 2 जगहों के नाम दिए हैं, कालीबंगन और लोथल. प्लांट मोटिफ, बहुत सारी जो सील्स हड़प्पा की मिली हैं उनमें प्लांट्स के चित्र बने हुए हैं, पीपल का पेड़ बना हुआ है, नीम बना हुआ है, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स के मोटिव्स हैं. इसका मतलब वहां के लोग कहीं ना कहीं नेचर वर्शिप करते थे, है ना. वन हॉर्न एनिमल दैट इज कॉल्ड यूनिकॉर्न. इस जानवर को बहुत जगह मूर्तियां मिली, बहुत सारी सील्स में है. और मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूं, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स तो बहुत सारी हुई हड़प्पा की, लेकिन उसकी सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन अगर किसी चीज से मिलती है हड़प्पा की, दैट इज द सील्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन. 4000 से ज्यादा टाइप्स की सील्स मिली हैं, है ना. 4000 संख्या नहीं है, टाइप्स हैं 4000 से ज्यादा. संख्या तो एक एक टाइप के खूब सारे मिले हैं, है ना. तो यूनिकॉर्न की बड़ी वैल्यू है. ये वहां पे धार्मिक महत्व का जानवर था, शायद इसकी पूजा भी की जाती रही होगी, बट इट इज अनफैमिलियर क्योंकि आज ऐसा कोई जानवर हमें मिलता नहीं जिसकी एक सींग हो. दैट इज राइनोसिरस, एंड राइनोसिरस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यूनिकॉर्न. यूनिकॉर्न इज ए स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. इट कैन बी एडेड विद द रिलीजियस सिस्टम. प्रोटो शिवा सील्स मिली है ना, जो बाद में आके ऋग्वेद में जिसको रुद्र से कनेक्ट किया गया है. यानी यहां पर शिव को रुद्र कहा गया है, पशुपति भी कहा गया है, पशुओं का देवता है ये, पशुओं की देखभाल करने वाला. पशुओं की संख्या बढ़ती है अगर पशुपति चाहता है. तो इस तरह की प्रोटोसिवा सील्स मिली हैं हमें हड़प्पन सिविलाइजेशंस में. और इसी तरह का शिव नाम का देवता ऋग्वेद में भी मिला है जिसको रुद्र कहा गया है.
जिसे आज भगवान शंकर कहते हैं। शिवलिंग मिले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन से, है ना। तो दीज आर द डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ द रिलीजन्स। वी विल कम फ्रॉम अनफैमिलियर टू फैमिलियर। डिस्क्राइब द सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। वहां के लोग अपने जीवित रहने के लिए क्या करते थे? बेसिकली दे आर आस्किंग फॉर द इकोनॉमिक स्टेटस। वो लोग क्या खाते थे, कैसे हैंडल करते थे, अपनी भोजन की आवश्यकताओं को कैसा पूरा करते थे। 2020 की तरह वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का एरिया तो था नहीं। हाँ, इंटरनेशनल ट्रेड होता था, नो डाउट, है ना। लेकिन यहां पे फिर भी सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी मतलब जीवन यापन के लिए वो लोग क्या करते थे। इट इज कॉमन इन ऑल हड़प्पन साइट्स। तो ये जो स्ट्रेटजीज मिली है पूरी हड़प्पन साइट्स में हर जगह है। 8 वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फिश। बहुत सारे प्लांट्स ये लोग खाते थे, बहुत सारे जानवर खाते थे, मछली भी खूब खाते थे, है ना। और इनके बोन्स और फॉसिल्स हमें मिले हैं। अब प्लांट्स में इन्होंने बहुत सारे नाम दे दिए हैं फसलों के। व्हीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपी, सीसेम, दे वर ऑल ईटेन ड्यूरिंग द हड़प्पन टाइम एंड दे आर ईटेन टुडे ऑल्सो। मिलेट्स गुजरात से मिली है। गुजरात भी हड़प्पा सभ्यता का एक बड़ा सेंटर है। लोथल भी वहीं है ना। धौलावीरा भी गुजरात में है। एनिमल बोन्स मिली हैं, यानी ये सब जानवर भी हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे मिलते थे। कौन कौन से? कैटल, शीप, गोट, बफलो एंड पिग। ओके, देन इन सब की स्टडी कौन करता है? जो ग्रेन्स मिलते हैं, चार्ड ग्रेन्स मिलते हैं, CHARRED, चार्ड माने जले हुए अनाज के बीज मिलते हैं और उनसे हम पता लगाते हैं। तो उसकी स्टडी, प्लांट की स्टडी कौन करता है? प्लांट की स्टडी करता है बोटेनिस्ट, वनस्पति विज्ञान का व्यक्ति, है ना, जिसने बॉटनी पढ़ी हो। और जो पुराने जमाने के प्लांट्स की स्टडी करता है उसको बोलते हैं आर्कियोबोटेनिस्ट। क्या बोलते हैं? आर्कियोबोटेनिस्ट। इसी तरीके से जो पुराने जमाने के जानवरों के फॉसिल्स को देख करके उनकी स्टडी करता है, जानवरों की। आज अगर कहें कि कोई जानवरों की स्टडी करता है तो क्या बोलेंगे? जूलॉजिस्ट, जंतु विज्ञान से जुड़ा हुआ व्यक्ति। और जो पुराने जमाने के जानवरों की स्टडी करेगा उसको बोलेंगे आर्कियोजूलॉजिस्ट। आर्कियो का मतलब ही होता है पुरातत्व, आर्कियोलॉजी, है ना। जो लोग जमीन से खोद खोद के चीजों को पता लगा के उस समय की हिस्ट्री को जानने की कोशिश करते हैं, है ना। तो आप देखिए, हिस्ट्री को पढ़ने के लिए साइंस भी आना बहुत जरूरी है, केमिकल्स का यूज आना बहुत जरूरी है, ताकि जिन चीजों को आप बाहर खोद के निकाल रहे हैं आप केमिकल प्रोसेस करके उनकी एज का पता लगा सकें, उनकी वैल्यू का पता लगा सकें, उनकी मेटलिस्टिक चीजों का पता लगा सकें। इसके लिए बहुत ज्यादा साइंस की जरूरत पड़ती है। बोन्स मिली है बहुत सारे जंगली जानवरों की भी, वाइल्ड स्पीसीज जैसे कि बोर, डियर, घड़ियाल, मछलियों की बोन्स मिली है। दिस इज द क्वेश्चन। अब आता है कनिंघम। इसके बारे में मैंने बताया, ही वॉज कनिंघम एंड ही वॉज वेरी कंफ्यूज्ड। मेंशन एनी वन सोर्स ही कलेक्टेड टू अंडरस्टैंड द हड़प्पन कल्चर। इसने बहुत सारे सोर्सेस को कलेक्ट किया, आपको सिर्फ एक सोर्स बताना है जो इसने कलेक्ट किया हड़प्पन कल्चर को जानने के लिए। कनिंघम वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन 19th सेंचुरी। जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई तो इसका ये पहला डायरेक्टर जनरल बनकर के हिंदुस्तान आया। His main interest was in early history of 600 to 400 BCE and later period. इसका इंटरेस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन में नहीं था, इसका इंटरेस्ट था 600 से 400 BCE के टाइम पीरियड में। और ये वही टाइम पीरियड है जिसमें आपने दूसरा, तीसरा और चौथा चैप्टर पढ़ा है, जब अर्बनाइजेशन प्रॉपर हो रहा है, 16 महाजनपद एग्जिस्टेंस में आ रहे हैं, मौर्य एम्पायर अपग्रेड कर रही है, गुप्ता पीरियड तक जा रहा है। ये सब टाइम पीरियड था इसकी स्टडी का, है ना। He was given a हड़प्पन seal by an Englishman. एक अंग्रेज ने इसको लाके हड़प्पा की सील दी। He noted it, उसने इसको नोट किया, but could not place it within the time frame. लेकिन वो हड़प्पा की सील को टाइम फ्रेम में नहीं, क्योंकि उससे पहले जब कनिंघम यहां पर आया तो उस समय हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में कोई बात ही नहीं थी। तो वो इस जो इसको सील मिली है हड़प्पा की, उसको कहां रखना चाह रहा है? वो उसको रखना चाह रहा है 600 से 400 BCE के बीच में, but that was not possible. That's why he could not place it within the time frame with which he was not familiar, because he didn't know about the Harappan civilization time period. That's why he could not keep it in that time period. जब आप किसी चीज के बारे में जानेंगे तभी तो वहां तक पहुंच पाएंगे, है ना। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पूरी दुनिया जानती ही नहीं और वहां के अचानक एक सील निकल आए, अब आप ढूंढ रहे हैं कि कैसे क्या किया जाए, है ना। तो he was not familiar about that. That's why he became confused. He could not understand that there was a unique civilization before the cities of Ganga Valley. Cities of Ganga Valley means the time period of 600 BCE.
600 BCE is considered the second urbanization. Why it is called second urbanization? First urbanization was Indus Valley civilization, that was the urbanized city area civilization, and the second one is Ganga Valley urbanization, where big kingdoms and big cities were coming in existence. ठीक है, तो वो इसको यूनिक टाइम पीरियड में समझ ही नहीं पाया कि देयर वाज ए वंडरफुल सिविलाइजेशन which had been lost for a long time, so he couldn't place it with the Harappan seal. That Harappan seal was given by an Englishman to Cunningham. Who was Cunningham again? He was the first Director General of Archaeological Survey of India. Next question, who was John Marshall? How did he mark a change in the Indian archaeology? John Marshall भाई कौन थे और इन्होंने इंडियन आर्कियोलॉजी में क्या चेंज ला करके रख दिए? तो जॉन मार्शल वाज द डायरेक्टर जनरल इन एएसआई इन 1924. Cunningham was first. He was in 1924. Okay. He announced the new civilization in the Indus Valley to the world. John Marshall was a person who announced that he had discovered a new civilization. That's name is Indus Valley civilization. It is very primitive civilization. जॉन मार्शल के आने के बाद पूरी दुनिया को पता चला कि भारत में ऋग्वैदिक पीरियड से पहले की भी एक सिविलाइजेशन है और उसका नाम इन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन दिया. बहुत से लोग इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं. एक एस एन रॉय हुए, ही वॉज ऑल्सो ए हिस्टोरियन. इन्होंने किताब लिखी है, उसका नाम है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, और इसमें ये मार्शल के बारे में कहते हैं कि मार्शल लेफ्ट इंडिया 3000 ईयर्स ओल्डर देन ही हैड फाउंड हर. हर यहां पर इंडिया के लिए यूज हुआ है कि मार्शल ने इंडिया को 3000 साल पुराना बना दिया जब उसको इंडिया मिला था. मार्शल को इंडिया कब मिल रहा है? 1924 में, यानी 20th सेंचुरी में. और इंडस वैली सिविलाइजेशन का पीरियड कब का है? तकरीबन 3000 BCE से लेकर के 1750 BCE तक, है ना. तो मार्शल के टाइम से 3000 साल पीछे चला गया मार्शल, क्योंकि उसने एक नई सिविलाइजेशन की खोज कर दी. तो एस एन रॉय उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं मार्शल लेफ्ट इंडिया 3000 ईयर्स ओल्डर देन ही हैड फाउंड हर. व्हेन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन हैड बीन आस्क्ड in board examination, and the same question I have copied and tried to making you confirm that how will you write the answer. तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन का इसेंस पकड़ने की कोशिश करनी है कि क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है. अगर आपने क्वेश्चन का जरा सा भी डाइवर्जन किया तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी. अभी थोड़ी देर बाद हम ये भी बात करेंगे कि अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर ना आते हो तो हाउ विल यू राइट, लेकिन अभी नहीं, अभी हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे काम कर रहे हैं. अगला पॉइंट है, टिल देन अनआइडेंटिफाइड सील्स वर बीइंग फाउंड इन इंडिया. जब मार्शल ने अनाउंस कर दिया कि देयर वाज ए इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना, तब तक बहुत सारी सील्स भारत में हर एरिया से मिल रही थी. इंडिया में भी मिल रही थी और मेसोपोटामिया में भी मिल रही थी. एंड द डिस्कवरी ऑफ न्यू सिविलाइजेशन वाज नॉट ए स्मॉल इवेंट. आप सोच लीजिए कि आज अगर कोई आपको बता दे अचानक कि एक शहर था जिसके बारे में कोई जानता ही नहीं था, तो यू विल बी सरप्राइज्ड. तो ये छोटा मोटा इवेंट नहीं था. Thus, civilization was contemporaneous with Mesopotamia. ये सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया के कंटेम्परेरी थी. मेसोपोटामिया एक शहर था जिसके बारे में आपने क्लास 11th में सेकेंड चैप्टर में पढ़ा है. मेसोपोटामिया का करेंट नेम इराक है, और इराक और सीरिया वही देश हैं जहां आज दुनिया का सबसे खतरनाक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ISIS वर्कआउट कर रहा है ना. तो दैट इराक वाज कॉल्ड मेसोपोटामिया इन एंशिएंट टाइम. And Mesopotamia is as old as Indus Valley civilizations. These are the cities which were well developed, very advanced 4,000 to 5,000 years ago. Can you imagine? The people used to live there. They were very happy. He came here with the experience of working in Greece and Crete. जब जॉन मार्शल हिंदुस्तान आया, उससे पहले वो ग्रीस में और क्रीट में आर्कियोलॉजी का काम कर चुका था. And he was quite expert in archaeologist work. He was a first professional archaeologist also. What does it mean? It means before John Marshall, those are the different archaeologists who were working. They were not professional. They had been given work only to do something. कुछ करते रहो, पता चले कि हमने एक ऐसा डिपार्टमेंट बना लिया. But he was a professional and he was an expert. Okay? These are the different things that John Marshall came to India and he changed the destiny of India approx 3000 older than this time. And the next question, describe the opinions of the archaeologist over the central authority of the Harappan civilization. जब आपसे किसी भी चीज की ओपिनियन मांगी जाएगी तो आप उसकी पॉजिटिव ओपिनियन और नेगेटिव ओपिनियन दोनों रखने की कोशिश करेंगे,
और निगेटिव ओपिनियन का रेशियो कम होना चाहिए, पॉजिटिव ओपिनियन का रेशियो ज्यादा होना चाहिए। ये क्वेश्चन बेटा एक बार आईएएस मेंस में भी पूछा जा चुका है। बोर्ड एग्जाम में चूंकि आपकी एनसीईआरटी बुक में इसका टॉपिक दिया हुआ है, तो एनसीईआरटी बुक के हिसाब से आपको आंसर करना है, आपको आईएएस के हिसाब से नहीं, लेकिन चीजों को समझने की कोशिश करनी है। जब आपसे किसी के बारे में पूछा जाता है तो आप उसकी कुछ खराब बातें भी बताइए, लेकिन ज्यादा अच्छी बातें बताइए। ये एक एक्सपेक्टेशन है एक एडमिनिस्ट्रेटर से, और ये एक एक्सपेक्टेशन है एक क्लास 12th स्टूडेंट से, कि अगर वो ज्यादा बुराई करेगा तो ये सेट करेगा, एक नैरेटिव सेट करेगा कि दैट स्टूडेंट इज ए वेरी नेगेटिव माइंडेड पर्सन, and whatever he has surged from Indus Valley civilization, everything is negative. So we will not go with the negativity or positivity. We will go with what archaeologists have said, what historians have given us as a artifacts. Artifacts means जो चीजें खुदाई में मिली उसके हिसाब से हम चीजों को जज करेंगे, ठीक है। तो describe the opinions of the archaeologists over the central authority of the Harappan civilization. First point, there are many clues through which we can say that there was no proper central authority. कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी। बेटा मैंने इसमें आपको बताना चाहूंगा, जो सबसे पहला क्वेश्चन हमने बनाया था उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैंने यहाँ पे एज इट इज कॉपी कर दिया है। तो ये पॉइंट्स आप पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इनको आगे नहीं ले जाऊंगा। ये पॉइंट्स आपको एज इट इज रखने हैं कि मतलब एक ऐसी चीज है जो कह रही सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी, ठीक है, सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी। अब उसके बाद एक दूसरी थ्योरी आती है जो कहती है कि सेंट्रल अथॉरिटी थी। पहले इसको एक बार पढ़ लेते हैं, समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हम आपको पीछे बता चुके हैं। आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स हैव नो डायरेक्ट आंसर। सिविलाइजेशन वाज नॉट वेल अंडरस्टूड। इट इज नॉट क्लियर दैट रिलीजियस रिचुअल्स वर अकम्प्लिश्ड बाय किंग्स और कॉमन और रिच पीपल। सम आर्कियोलॉजिस्ट से नो रूलर्स इक्वल स्टेटस। सम सेड सेवरल रूलर्स फॉर सिटीज मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा। अब हम जाते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि सेंट्रल अथॉरिटी थी। तो जो लोग कहते हैं सेंट्रल अथॉरिटी थी, उनके व्यूज क्या हैं? Some archaeologists says that there was a ruler. Number one, extraordinary uniformity in Harappan artifacts such as pottery. ठीक है, पॉटरी माने मिट्टी के बर्तन जो क्ले से बनाए जाते हैं। तो पहली तो यूनिफॉर्मिटी है कि पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन में, चाहे आप लोथल चले जाइए, चाहे कालीबंगन चले जाइए, चाहे आप धौलावीरा चले जाइए, चाहे राखीगढ़ी चले जाइए, मोहनजोदाड़ो चले जाइए, हर जगह बर्तन एक जैसे मिले हैं। तो अगर बर्तन एक जैसे मिले हैं तो इसका मतलब है कोई ना कोई ऐसी सेंट्रल अथॉरिटी थी जो सबको कंट्रोल करती थी और सब जगह एक जैसी चीजें बनाई जाती थी। ब्रिक्स विद यूनिफॉर्म रेशियो, जो ईंटें मिली हैं पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन एरिया में, उनका एक यूनिफॉर्म रेशियो दैट इज 1:2:4 है ना, थ्रू आउट द रीजन फ्रॉम जम्मू टू गुजरात। जम्मू में जो ईंट का साइज मिला है वही गुजरात में मिला है, वही आज के प्रेजेंट पाकिस्तान में मिला है। सेटलमेंट्स वर स्ट्रेटेजिकली सेटअप इन स्पेसिफिक लोकेशंस फॉर वेरियस रीजन्स। और जो सेटलमेंट्स बने, जो शहर बने, वो स्पेसिफिक लोकेशंस पे थे, इंटरनेशनल ट्रेड के रास्ते पर थे या बहुत नदियों के किनारे थे ताकि शहर को वाटर सप्लाई में प्रॉब्लम ना हो। तो अगर ये हर जगह एक जैसा हो रहा है, इसका मतलब एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है जिसमें कोई ना कोई सेंट्रल अथॉरिटी है जरूर, ऐसा माना जा सकता है। लेबर वॉज मोबिलाइज्ड, है ना, मजदूर एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाते थे। उनको किस काम में इन्वॉल्व होते थे? नंबर 1 ब्रिक्स, ईंट बनाने में उनका इस्तेमाल होता था। कंस्ट्रक्शन ऑफ मैसिव वॉल्स, भयंकर भयंकर बड़ी बड़ी दीवारें बनाई जाती थी। आपने देखा मोहनजोदाड़ो पूरा जो है वॉल कवर्ड है, उसका लोअर टाउन भी और उसका अपर टाउन जिसको सिटाडेल बोलते हैं, जहां हाई क्लास रिच फैमिलीज के लोग रहते हैं, वो भी वॉल कवर्ड है। इतनी बड़ी बड़ी वॉल बनाने के लिए लेबर क्लास की तो जरूरत थी। प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं, सिटाडेल को आपने देखा जमीन से थोड़ा हाई प्लेटफॉर्म पे है ना। इनके लिए लेबर अगर मोबिलाइज होते थे तो कौन इनको लेकर के एक जगह से दूसरी जगह जाता था, यह समझने की जरूरत है। इट कुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट ए सेंट्रल अथॉरिटी, और ये चीजें बिना सेंट्रल अथॉरिटी के हो नहीं सकती। जैसे कि आज से अगर आप इसको कंपेयर कर लीजिए तो जो 10 रुपया तमिलनाडु में चलता है वही 10 रुपया दिल्ली में भी चलता है, और सेंट्रल अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये रुपए छापती है। अगर राजा अलग अलग होते तो जो तमिलनाडु में चल रहा होता वो दिल्ली में नहीं चलता। जैसे कि फ्रांस में था, जब फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ उससे पहले फ्रांस में करेंसी अलग अलग शहरों में अलग अलग छपती थी और राजा का किसी पे कंट्रोल नहीं था। कहीं पे किसी चीज पे टैक्स बहुत ज्यादा था, कहीं पे उस चीज पे टैक्स ही नहीं था, है ना। तो दैट वाज नॉट यूनिफॉर्मिटी। अगर पूरी सिविलाइजेशन में एक यूनिफॉर्मिटी है ब्रिक्स बनाने में, एक यूनिफॉर्मिटी है बिल्डिंग स्ट्रक्चर में, एक यूनिफॉर्मिटी है जो शहर सेटल हुए उसमें, एक यूनिफॉर्मिटी है पॉटरी में, तो इसका मतलब देयर वाज ए सेंट्रल अथॉरिटी विच वाज ऑपरेटिंग द होल इकोनॉमिक पैटर्न एंड द सेटलमेंट पैटर्न। ठीक है। अब इसके बाद
ये अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल्स बाय द हड़प्पन फॉर द क्राफ्ट प्रोडक्शन। हड़प्पा में क्राफ्ट प्रोडक्शन जब मैंने आपको पढ़ाया तो 6 बताए थे, जैसे मेटल कटिंग, शेल कटिंग, है ना, इस तरह से देयर आर 6 क्राफ्ट प्रोडक्शंस। तो उनके लिए मटेरियल कहां से आता था, व्हाट वर द स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल्स, मटेरियल्स को लोग कैसे प्राप्त करते थे। वैरायटी ऑफ मटेरियल वाज यूज्ड फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन, इसके लिए बहुत सारा मटेरियल यूज होता था। जैसे क्ले होती थी, मिट्टी, वो तो लोकल एरिया में मिल जाती थी। आपको बर्तन बनाने हैं, आप कहीं से भी खुदाई करके मिट्टी निकाल लीजिए, गीला करके बर्तन बना लीजिए। तो क्ले तो जहां जहां पे हड़प्पन सेटलमेंट मिले हर जगह पर आसानी से अवेलेबल थी। मेटल, स्टोन, टिम्बर, ठीक है, तो ये एल्यूवियल प्लेन के बाहर से मंगाया जाता था, यानी इसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता था। एल्यूवियल सॉइल मतलब वो मिट्टी जो नदी के किनारे पाई जाती है, उसके आउटसाइड से मेटल, स्टोन और टिम्बर आता था। बुलक कार्ड्स के बहुत सारे टेराकोटा मॉडल मिले हैं, मतलब छोटे छोटे खिलौने मिले हैं। इसका मतलब उस समय बुलक कार्ड्स का यूज बड़े पैमाने पर ट्रांसपोर्टिंग के लिए किया जाता था, और बुलक कार्ड्स पर जो ले जाने वाले सामान थे वो वही सामान थे जो आज ट्रेन में ले जाते हैं, नंबर 1 पीपल एंड नंबर 2 गुड्स, है ना। सामान ढोने के लिए मालगाड़ी होती है, गुड्स ट्रेन, और पैसेंजर ट्रेन होती है जो पब्लिक को ले जाती है। तो उस समय ट्रेन तो थी नहीं बेटे, तो उस समय क्या था, बुलक कार्ड्स लैंड रूट्स पे चलते थे। रिवराइन रूट्स थे, जो इंडस रिवर और उसकी जो छोटी नदियां साथ में है, जैसे इंडस रिवर है, उसके साथ में रावी है, चिनाब है, बीज है, सतलज है, ये सारी नदियां थी। तो ये मिलकर के नदी का रास्ता भी बनाते थे, नदी के रास्ते भी बहुत सारा ट्रेड होता था। कोस्टल रूट्स भी थे, आपने देखा होगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशंस की सील्स जो है मेसोपोटामिया में मिली हैं, मेसोपोटामिया के बर्तन हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिले हैं। तो इसका मतलब ये लोग समुद्र के रास्ते उन जगहों पर जाते थे, वहां से सामान लेकर के आते थे और यहां से वहां सामान ले जाते थे, है ना। इसका मतलब कोस्टल रूट्स का भी यूज ये लोग करते थे। तो दीज आर द स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल्स। इसके बाद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हैं बेटा, जिनके आंसर आपको देने हैं। आप अपनी बुक में, कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा और ढूंढ करके आंसर रखिएगा। मैंने बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं बनाया, बहुत इजी तरीके से दिया है। जैसे डिफाइन द वैल्यू ऑफ द ग्रेट बाथ, इंडस वैली सिविलाइजेशन में ग्रेट बाथ की क्या वैल्यू है। पुट सम पॉइंट्स थ्रू विच यू कैन से दैट इट वाज अ वेरी एडवांस सिविलाइजेशन। आपको क्यों लगता है कि ये बहुत एडवांस सिविलाइजेशन है, क्या चीजें आपने वहां पे पाई जो आज 2020 में भी हैं, है ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सील्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, सील्स की क्या वैल्यू है। अगर अभी ध्यान देंगे मेरे इसी वीडियो में तो आपको पता चलेगा सील्स की वैल्यू क्या है। अब यहां पर जो ये अगला क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल द प्लेसेस शोन इन द मैप एंड राइट एटलीस्ट 2 स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ऑफ दैट प्लेस। आप अपनी कॉपी पे एक पेज बनाइए और जितनी भी जगहों का जिक्र इसके मैप में किया गया है, जैसे कि मेसोपोटामिया, जैसे कि लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगन, चन्हूदड़ो, इनकी पूरी लिस्ट बना लीजिए बेटा। और मैप में इसको स्टडी करने की कोशिश करिए कि मैप में ये चीज कहां पर है। और दूसरी बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन जगहों के कोई 2 खास बात नोट कर लीजिए। जैसे लोथल की अगर आप बात करोगे तो डॉकयार्ड मिला है, यानी लोथल समुद्री रास्ते से जुड़ा हुआ था, यहां पे हमारे शिप लोड होते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के। कालीबंगन, जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, प्लाउड फील्ड मिला है कालीबंगन से, राजस्थान में है ना। राखीगढ़ी, करेंट टाइम में राखीगढ़ी पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन इंक्लूडिंग पाकिस्तान एरिया एंड इंक्लूडिंग इंडियन, राखीगढ़ी सबसे बड़ी साइट है। मोहनजोदाड़ो अभी तक सबसे बड़ी थी जिसका 300 हेक्टेयर एरिया था, लेकिन अभी रिसेंट रिसर्च है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले की खबर है कि राखीगढ़ी का एरिया टोटल 350 हेक्टेयर्स नापा गया है ना। तो राखीगढ़ी रिसर्च हो गया। तो राखीगढ़ी कहां है, पंजाब के हरियाणा के हिसार जिले में है। तो अगर आपको मैप में पूछ लिया गया राखीगढ़ी तो आप कोट कर सकते हो, है ना। तो सबकी एक लिस्ट बना लेनी और आपको याद कर लेनी है। और हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो जैसे कुछ प्लेसेस हैं, इनकी डिस्कवरी किसने की, ये भी आपको एक लिस्ट बना लेनी है। आपकी बुक में दिया हुआ है, थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय दिलमुन, मेलुहा एंड मगन एंड हाउ आर दे कनेक्टेड। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़े कुछ उसके नाम है जो वर्ल्ड ट्रेड से जुड़े हुए थे। तो उस समय दिलमुन, मेलुहा, मगन में से अब आपको ढूंढना है, मैं नाम बता दे रहा हूं। बहरीन, हड़प्पन सिविलाइजेशन और क्या बोलते हैं मेसोपोटामिया, इनके उस समय के नाम हैं ये। तो किसका नाम क्या है ये आपको सर्च करना है, बुक में 1-2 पेज आपको आगे पीछे पढ़ने हैं, ठीक है। और किस तरह से कनेक्टेड थे इसके बारे में आपको लिखना है। तो ये फर्स्ट चैप्टर का ओवरऑल क्वेश्चन आंसर रिव्यू रहा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जामिनेशंस, द पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस,
asking is being changed, and they are trying to get the pattern which is asked in civil service examination. So if there is any query for you, you can ask to me, and that will be wonderful for you all. Thank you.